You will get 20 to 25 MCQs, minimum 25 MCQs in upcoming UPSC CMS 2026। अगर आपने मेरा ECG वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखो। यू कैन बी मास्टर इन 10 मिनट ओनली। बहुत ही अच्छा वीडियो। सो ECG समझने के बाद में आपके लिए CVS आसान हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट ECVS। सबसे पहले टॉपिक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सो मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया, स्पेशली ड्यूक क्राइटेरिया। ड्यूक क्राइटेरिया CMS में काफी बार रिपीट हुआ है। सो मेजर क्राइटेरिया में बैट्स आप याद करो, माइनर में आपको टाइमर VP याद करना है। बैट्स मींस ब्लड कल्चर, इको, CT एंड सर्जिकल मेजर क्राइटेरिया। नाउ माइनर, ये सिर्फ एक रैपिड रिवीजन है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मेरे PYQ में 1 by 1 सारे क्वेश्चन दिए, अभी हम इसके बाद में सॉल्व भी करेंगे, बट पहले हम एक बार रैपिडली रिवाइज करते हैं। नाउ कम टू माइनर क्राइटेरिया। इसमें सबसे पहले टाइमर, टेम्परेचर, इम्यूनोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, एम्बोलिक, रिस्क, वेस्कुलर एंड फिनोमिना। सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजिकल एंड देन एम्बोलिक फिनोमिना। इम्यूनोलॉजिकल में आपको याद करना है ओस्लर एंड रोथ स्पॉट, ठीक है। देन यहाँ पे आपको जानवे लेजन आपको याद करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे। नाउ ड्रग ऑफ चॉइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। ब्रेडिकार्डिया अगर पेशेंट को है तो आपको एट्रोपिन। सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया है तो ADR, एड्रेनलिन देना। हाइपरकैलीमिया है तो 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। 3 MCQs 25 में आए फ्रॉम दिस हाइपरकैलीमिया। तो इसके बाद में हम हाइपरकैलीमिया अलग से भी पढ़ेंगे। नाउ PSVT की ड्रग ऑफ चॉइस है एडिनोसिन। 25 में भी क्वेश्चन आया। इवन 3 से 4 बार क्वेश्चन पिछले 6 सालों में सेम आ चुका है। नाउ VTVF में लिग्नोकेन, पल्सलेस VTVF में अम्योडारोन। दोनों क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान समझना। VTVF में लिडोकेन एंड पल्सलेस VTVF में अम्योडारोन। नाउ टॉर्सेट डी पॉइंट, टॉर्सेट डी पॉइंट में आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है। सो दीज आर दी ड्रग ऑफ चॉइस लिस्ट। इससे आपको जरूर 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। नाउ वर्निक एनकेफेलोपैथी में क्या देते? थियामीन, ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। थियामीन भी 3 से 4 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, कार्बामाजिपिन। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, नाइट्रोपोसाइड। एसए नोड डिसफंक्शन मींस परमानेंट। ऑब्वियसली यार, अगर एसए नोड खराब है तो आपको, यानी उसका काम है, हमें अलग से पेसमेकर लगाना पड़ेगा इंपल्स जनरेट करने के लिए। अभी एक न्यू क्वेश्चन आया था 25 में, सुप्रा रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस। सो आंसर इज ओरल टोपाइरामेट। याद रखना, ये ऑप्शन में था। अगर किसी पेशेंट को सिरोसिस है, ठीक है, और एसाइटिस हो रखा है पेशेंट को, तो हमें कोई ऐसी ड्रग देनी पड़ेगी जो डाईयूरिसिस कराए। सो आंसर इज स्पाइरोनोलैक्टोन। सो अगर हाउ टू अप्रोच राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर, देखो दिस इज लेफ्ट साइड। अगर आपको लंग्स वाले सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट, ठीक है, यानी लंग्स वाले सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट, तो समझ जाओ वो लेफ्ट साइड हार्ट फेल है। लंग्स वाले सिम्टम क्या होते हैं? डिस्निया, ऑब्वियसली सांस कहां से फूलता है? लंग्स। कफ, हिमोप्टिसिस, ब्रेथ साउंड, पल्मोनरी कंजेशन, मतलब पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर विल इंक्रीज। सो अगर लंग्स की प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है। नाउ कम टू राइट साइड। अगर सिस्टमिक कंजेशन है, मतलब हमारे हार्ट में आने से पहले जो भी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एसाइटिस, इडीमा, लीवर, हिपेटोमेगाली, वेट गेन, ठीक है, JVP, हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स, मतलब हार्ट से पहले जो सिस्टम है, जहां जहां से ब्लड आ रहा है, मतलब जहां भी हमें मेगाली मिल रही है, लीवर इंक्रीज हो गया, एसाइटिस हो गई, JVP रेज हो गया, तो इस तरह के जो सिम्टम है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कंजेशन के, इट मीन right side of heart fail. Now come to very 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 important topic, HOCM, MVP and AS। इन तीनों में से कोई ना कोई मरमर आपके एग्जाम में जरूर आएगी। एंड बिलीव मी, मेरी बुक से अच्छा निमोनिक कहीं नहीं दिया हुआ, ये मैंने सारे खुद बनाए। सो अगर एक पेशेंट है, ही वॉज ऑलवेज एसिम्टोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं, अचानक वो क्रिकेट खेलने गया एंड सडन कार्डिक डेथ हो गई पेशेंट, वो खेलते हुए, जिम करते हुए, अचानक से पता चला डेथ हो गई है ना। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी। दिस इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक डिसफंक्शन, मतलब सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन के कारण यहाँ पे डायस्टोलिक डिसफंक्शन हुआ है एंड आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज HOCM। अब देखो HOCM में क्या क्या हमें फाइंडिंग्स मिलती है मरमर में, ये आपको याद करनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको याद करना है वास्ट इंक्रीज, हैंड ग्रिप डिक्रीज एंड स्क्वेटिंग भी डिक्रीज, ये आपको याद करना है। फास्ट मींस वॉल्सोल्वा, एमिल नाइट्रेट, स्टैंडिंग। ये ध्यान से समझना, ये जो निमोनिक है ना, ये आपकी सारी मरमर सॉल्व कराने वाला है। सो वास्ट विल इंक्रीज, पहली बात, ठीक है। नाउ हैंड ग्रिप विल डिक्रीज एंड स्क्वेटिंग विल, ठीक है। सो इन सारी केसेस में वास्ट में आपकी मरमर इंक्रीज होगी, स्क्वेटिंग में इंक्रीज होगी, हैंड ग्रिप में डिक्रीज होगी। नाउ कम टू MVP। MVP से इसकी मरमर कैसे डिफरेंट है? MVP, P मतलब P मींस हैंड ग्रिप में भी क्या आता है? HAND GRIP। तो जब भी PP मिलते हैं मतलब पॉजिटिव,
सो इसकी मर्मर हैंड ग्रिप में इंक्रीज होगी, किसकी, एमवीपी। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। HOCM और MVP की मर्मर लगभग सेम है, बस जो डिफरेंस है वो हैंड ग्रिप में है। P मतलब इंक्रीज इन P। सो हैंड ग्रिप में MVP में मर्मर इंक्रीज होती है एंड इन केस ऑफ HOCM मर्मर विल डिक्रीज इन केस ऑफ हैंड ग्रिप। इतना आपको याद करना है। नाउ कम टू मैनेजमेंट। क्या क्या हमें ड्रग्स नहीं देनी, क्योंकि ऑब्वियसली पहले से ही ओवरलोड हो रखा है, ठीक है, सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन हो रखा है, तो आपको क्या क्या नहीं देना है। DNB एग्जाम मत दो आप, यानी डिजिटेलिस, डाययूरेटिक्स, नाइट्रेट एंड बीटा एगोनिस्ट। बीटा ब्लॉकर इज ए ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक, एंड CCB एंड डिसोपाइरिडामाइड, ये आप ड्रग्स दे सकते हैं। नाउ MVP, जैसे मैंने आपसे MVP में कहा, MVP की मर्मर सेम एज HOCM मर्मर, बस ओनली डिफरेंस इज MVP में हैंड ग्रिप में P आता है, MVP में भी P आता है, सो इसकी मर्मर इंक्रीज हो। ओके, बाकी एवरीथिंग इज सेम। नाउ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मर्मर इंक्रीज ऑन वॉल्सोल्वा, ठीक है। सो वास्ट में क्या क्या इंक्रीज होती है, HOCM इंक्रीज होता है एंड MVP भी इंक्रीज होता है। सो या तो HOCM आंसर है या MVP, तो ऑप्शन में केवल B ही दिया हुआ है, मींस HOCM दिया हुआ है। इंक्रीज ऑन बोथ हैंड ग्रिप एंड वॉल्सोल्वा, तो आंसर इज MVP, क्योंकि ओनली मर्मर विच इंक्रीज ऑन हैंड ग्रिप P, सो आंसर इज MVP, दोनों में P। नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, फिर पूछे जाएंगे, हो ही नहीं सकता इनमें से कोई ना आए। सो ब्रूगार्डा सिंड्रोम मींस B, सो इट लुक्स लाइक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। सो अगर किसी पेशेंट की सडन कार्डियक डेथ है विद कोव प्रेजेंटेशन कॉल्ड एज ब्रूगार्डा सिंड्रोम, इसमें आपको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिले। सडन कॉज ऑफ डेथ इन यंग बॉय वर्किंग एट जिम और प्लेइंग, अभी मैंने HOCM आपको बताया। मोस्ट कॉमन एरिथमिया एट्रियल फिब्रिलेशन। हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम भी AF को ही बोलते हैं, बस फर्क इतना है जिस दिन छुट्टी होती है, स्पेशली सैटरडे, ठीक है, उस दिन ज्यादा अल्कोहल पिया जाता है, अल्टीमेटली patient will develop atrial fibrillation. So alcohol binge is called as atrial fibrillation, जैसा मैंने आपसे कहा, ठीक है। मोस्ट कॉमन एरिथमिया सीन इन द मायोकार्डियल रीपरफ्यूजन इंजरी इज AIVR, मोस्ट कॉमन, भूलना ही नहीं है आप। ये जितने भी एरिथमिया है, एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर, हार्ट ब्लॉक, ये मैंने ECG वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आपको जरूर फायदा होगा। MI के बारे में मैं आपको आगे अलग से बताऊं। नाउ लेट्स स्टार्ट JVP, ठीक है। ये जो निमोनिक है ये 3 से 4 बार पूछा गया है, अभी मैं आपको सॉल्व करूंगा। व्हाट इज कार्बेलोसाइन, व्हाट इज स्मॉल साइन, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ JVP में वेव होती है ए। पहली बात तो JVP डिनोट करता है राइट एट्रियम को, यानी जब भी हम बात करेंगे राइट एट्रियम की बात करेंगे, राइट साइड ऑफ हार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो JVP में एक बात हमें बिल्कुल पता चल गई। नाउ वेव्स होती ACXVY। ए मींस ए, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो ए वेव भी एब्सेंट है। क्वेश्चन पूछा कहाँ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, कहाँ पे नहीं होता है, आंसर इज एट्रियल फिब्रिलेशन में नहीं होता है, ठीक है। सो वहां पर हमें ए वेव एब्सेंट मिलेगी। C फॉर क्लोजर, रिलैक्सेशन, वेनस फीलिंग ऑफ राइट एट्रियम एंड Y फॉर एट्रियल एम्पटिंग, यानी एवरीथिंग अबाउट राइट एट्रियम, भूलना नहीं है ना। इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग लाइक लेफ्ट वेंट्रिकल या कुछ भी। सो हमें हमेशा फोकस करना है राइट एट्रियम पे JVP के टाइम पे। सो अब देखो हाइट ऑफ JVP कब इंक्रीज होगा, जब राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा, सही बात। सो JVP मींस राइट एट्रियम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए JVP पे, अगर ए वेव एब्सेंट है इसका मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन है, अभी मैंने आपको सॉल्व कराया। अगर प्रोमिनेंट ए वेव है तो TS है, ठीक। अगर लार्ज V वेव है तो TR है, यानी राइट साइड की हम बात कर रहे हैं, आपको रट्टा मारना है। अगर कैनन A वेव है मतलब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। नीट में क्वेश्चन आया लार्ज A वेव, आंसर इज TS। अगेन क्वेश्चन आया 23 में प्रोमिनेंट A वेव, आंसर इज TS। सीधा सीधे क्वेश्चन है। सो दीज 4 क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, आपको रटना है, मतलब रटना है। Now this is PATEX. So PATEX मतलब Y wave present in P for pericarditis, ठीक। Now X wave present in T मतलब temp, ये आपको याद करना, this is pneumonic। आपको और क्या याद करना है, TR मतलब PVOX मतलब प्रोमिनेंट V मिल रहा है आपको एंड ऑब्लिटरेशन ऑफ X डिसेंट आपको मिलेगा कहां पर, TR। ये सीधा सीधा आपको रटना है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड CV मर्ज होता है। सो निमोनिक इज TR इज इक्वल टू PVOX, प्रोमिनेंट V एंड ऑब्लिटरेशन ऑफ X, जिसके कारण CV क्या हो जाता है, मर्ज। नाउ जर्नली JVP फॉल होता है ऑन इंस्पिरेशन, सबको पता है, ठीक है, सबको पता है। लेकिन अगर रेज हो रहा है तो इसका मतलब समथिंग इज डिफरेंट। कैसे याद करेंगे, आपको ऐसे याद करना है। मैंने एक बार नीट PG का एग्जाम दिया था, तो ये मैंने क्वेश्चन गलत करा था, उसके बाद मैंने निमोनिक बनाया,
और आज तक मुझे ये चीजें याद, और वही निमोनिक मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि पहली बार मैंने वीडियो में भी बता चुका हूँ। सो जेके सीमेंट आपको याद करना है पूरा, सबको पता है जेके सीमेंट टीवी पर भी ऐड आता है। जे फॉर जेवीपी, के फॉर स्मॉल साइन एंड सी फॉर कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइट। मतलब जेवीपी अगर रेज हो रहा है ऑन इंस्पिरेशन तो इट इज कॉल्ड एज स्मॉल साइन, इट इज प्रेजेंट इन द कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। नाउ एमसीटी, एमसीटी मींस इफ मर्मर रेज ऑन इंस्पिरेशन कॉल्ड एज कार्बेलोसाइन, इट इज प्रेजेंट इन टीआर। ये दोनों ही क्वेश्चन है, दोनों ही कंफ्यूजन। मैंने क्या किया था नीट में, मैंने स्मॉल साइन की जगह कार्बेलोसाइन क्लिक कर दिया था और मेरा आंसर गलत हो गया था। सो आपको ये गलती नहीं करनी है अब इस निमोनिक के बाद, तो बिल्कुल नहीं करनी। जेके सीमेंट एंड एमसीटी आपको याद करना है। नाउ हार्ट साउंड, हार्ट साउंड मतलब क्वेश्चन 100% बनता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है सीएमएस, एम्स या नीट जहां से हार्ट साउंड से क्वेश्चन ना आए। तो 100% बात है आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। सो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे वीडियोस बनाया हूँ। दिस इज ओनली फॉर रैपिड रिव्यू। सो S1 S2 मीन सिस्टोलिक साउंड, S1 S2 S3 S4 इज डायस्टोलिक। ठीक है, जो डायस्टोलिक साउंड होते हैं उसको बेल से सुनते हैं, सिस्टोलिक साउंड को डायफ्राम से सुनते हैं। सिंपल, सबको पता है। सो दिस इज S1 S2 के बीच में कुछ भी हो रहा है तो दैट इज सिस्टोल। अगर नाउ S3 से स्टार्ट हुआ एंड S4 तक कुछ भी होता है तो डायस्ट, इतना आपको याद करना। ठीक, नाउ दिस इज S1 से S2 मतलब सिस्टोलिक चीजें हैं। इसके बीच में होता है इजेक्शन क्लिक, सो इजेक्शन क्लिक इज ऑल्सो सिस्टोलिक साउंड। नाउ S2 के बाद में दिस इज S2 के बाद में S3 आएगा एंड देन S4 आएगा एंड S4 के बाद S1 आएगा। तो ये जितना भी गैप है दिस इज डायस्टोलिक साउंड। तो यहाँ पे आपको मिलता है टॉप, TOP। TOP कहाँ पे मिलता है? S2 एंड S3 के बीच में, यानी ट्यूमर ब्लॉक, ओपनिंग स्नैप एंड पेरिकार्डियल। ये तीनों के तीनों डायस्टोलिक, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि S1 S2 एंड इजेक्शन क्लिक आर सिस्टोलिक साउंड एंड S3 S4 TOP इज डायस्टोलिक साउंड। सबको पता चल गया, इजी है। नाउ जितने भी सिस्टोलिक साउंड है, ध्यान से समझना, 25 में क्वेश्चन पूछा गया ये सेम, अभी आपको सॉल्व भी कराऊंगा। इसका मतलब ये हुआ जितने भी सिस्टोलिक साउंड है वो सारे हाई पिच है। ठीक है, एंड S3 S4 एंड T जितने भी आपको ब्लू में दिख रहे हैं दे ऑल आर लो पिच। अगर लो पिच है तो कैसे सुनेंगे? बेल से। एंड रेड वाले यानी OP आर हाई पिच। ओके, तो हाई पिच है तो कैसे सुनेंगे? डायफ्राम। ऐसी हाई पिच है तो कैसे सुनेंगे? डायफ्राम ऑफ स्थैट्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब मुझे लगता है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई आपसे पूछे बताओ S2 क्या है, आप बोलेंगे सिस्टोलिक साउंड। व्हाट इज ओपनिंग नैप क्या है, आप कहोगे डायस्टोलिक साउंड है लेकिन हाई पिच है। व्हाट इज S3? S3 क्या है? डायस्टोलिक साउंड है एंड लो पिच साउंड है। इजी। 25 में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया। नाउ दिस इज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 25 में। Which of the following sound best heard with bell of stethoscope? ठीक है, सो अब हमें पता चल गया है कि S1 S2 एंड इजेक्शन क्लिक आर सिस्टोलिक साउंड एंड हाई पिच। तो ये कैसे सुनाया जाएगा? डायफ्राम। ठीक है, OP क्या है? हाई पिच है, कैसे सुनाया जाएगा? डायफ्राम से। S3 S4 एंड ट्यूमर ब्लॉक, ये तीन ही ऐसे साउंड है जो कि लो पिच है। ठीक है, सो आंसर इज दिस वन एंड दिस वन, यानी डायस्टोलिक साउंड भी क्या होते हैं? लो पिच, तभी तो डायस्टोलिक साउंड है। सो इस एक डायग्राम से इस तरह के क्वेश्चन अब आप बहुत आराम से कंफ्यूज कर सकते हो। ये डायग्राम सिर्फ आपको मेरी ही बुक में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये मैंने ही बनाया है आफ्टर लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। नाउ कम टू ओपनिंग स्नैप। सो बेसिकली ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज हाई पिच। हाई पिच डायस्टोलिक साउंड है, इसलिए कैसे सुनेंगे इसके हम? डायफ्राम से, पहली बात। दूसरी बात, किस में मिलता है? MS में, मिटल स्टेनोसिस में। कहाँ पर मिलता है ये? जस्ट S2 के पास। S2 यहाँ पर है और ये यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये जितना ज्यादा S2 के पास होगा उतना ज्यादा डेंजर होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मोर सिवियर MS मीन्स OS क्लोज टू S2, बस ये इसका फुल फंडा है। यानी हमें A to OS इंटरवल देखना पड़ेगा, जितना ज्यादा शॉर्टर होगा उतना ज्यादा डेंजर होगा, ये आपको याद करना है। नाउ S2 हार्ट साउंड मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो वाइड एंड फिक्स स्प्लिट आपको मिलता है AS में, दिस इज ए साइनोटिक डिजीज। बट अगर हम साइनोटिक की बात करें तो सेम मिलता है TAPVC में। वेरिएबल स्प्लिट मिलता है VHD में एंड पैराडॉक्सिकल स्प्लिट मिलता है PDA में। चारों नंबर 1 MCQs है, कभी भी पूछे जाते हैं। एक बात आप तुमको जरूर याद रखनी है, चाहे S1 हो या S2 हो, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हमेशा पैराडॉक्सिकल स्प्लिट करता है। क्या करता है? पैराडॉक्सिकल स्प्लिट। ये क्वेश्चन 23 में पूछा गया है एंड एम्स में। सो जैसे मैंने आपसे लिखा भी है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक ऑलवेज
एसोसिएटेड विद पैराडॉक्सिक, चाहे वो S1 हो या S2। ठीक है, सेम क्वेश्चन 24 में पूछा गया था। नाउ बस रट लो, डोंट यूज योर माइंड। MS MR इन प्रेगनेंसी में हाइपरडायनेमिक स्टेट, सो S1 इज लाउड, नॉर्मल S2 एंड S3 इजिली हर्ड। जनरली S3 सुनाई नहीं देती है, बट प्रेगनेंसी में क्योंकि हाइपरडायनेमिक स्टेट है तो सुनाई देती। नाउ MR में सॉफ्ट S1 है एंड MS में लाउड S1 है, एंड लाउड S1 के साथ में ओपनिंग स्नैप मिलता है। सबको पता चल गया ओपनिंग स्नैप क्या होता है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। नाउ S4, देखो S4 क्यों हो रहा है, ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, जो कि AF में एट्रियल फिब्रिलेशन में नहीं होता है, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म में नहीं होता है इफेक्टिव, तो इसका मतलब वहां पे S4 साउंड एब्सेंट है। इसका मतलब जहां पे AF है वहां पे P वेव भी एब्सेंट आपको मिलेगी, क्योंकि P वेव इज इनिशियली ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। वहां पे S4 हार्ट साउंड भी आपको एब्सेंट मिलेगा, वहां पे JVP का A वेव भी एब्सेंट मिलेगी। ये तीनों MCQs है, जब हम एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये तीनों लाइन आपको मैं बताऊंगा। नाउ अभी ये क्वेश्चन आया है 24 में कि वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म क्या होती है। सो जनरली अगर ट्रांसम्यूरल MI होता है किसी पेशेंट, वो ट्रांसम्यूरल का मतलब होता है दिस इज हार्ट, और अगर इसकी फुल थिकनेस में MI हो रहा है, ठीक, तो उसके बाद में क्या होता है, कभी रिकवरी नहीं होती, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कहीं अगर इंजरी हुई तो कुछ ना कुछ निशान तो छूट ही जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का आउट पाउचिंग बन जाती है। ठीक है, ये जो आउट पाउचिंग है ये हमेशा परमानेंट रहती है, एंड जब भी आप ECG कराओगे आपको हमेशा ST एलिवेशन मिलेगा। ऑलवेज यू विल गेट दिस फाइंडिंग। जब मैंने ECG पढ़ाया था आपको ये चीज बताई थी। So what clinical feature we will get? Number 1, paradoxical systolic impulse। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक आउट पाउचिंग बनी हुई है, यहाँ पे हमें एक इम्पल्स मिलेगी। अल्टीमेटली है तो हार्ट का ही पार्ट, भले ही यहाँ पे एन्यूरिज्म डेवलप हो गया हो। परसिस्टेंट ST एलिवेशन अभी मैंने आपको बताया। एबनॉर्मल बल्ज आपको मिलेगा, एंड समटाइम आपको मरमर भी मिल सकती है, बट क्या नहीं मिलेगा, नेवर पल्सस पैराडॉक्सस। ये किस में मिलता है, कार्डियक टेम्पोनेट में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रूल आउट करने के लिए आता है, बताओ पल्सस पैराडॉक्सस किस में मिलता है, आंसर इज कार्डियक टेम्पोनेट। सो सेम क्वेश्चन पूछा गया है 25 में, इट इज रिगार्डिंग वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। सो प्रेजेंस ऑफ पल्सस पैराडॉक्सस, दिस इज रॉन्ग। ये कहाँ पे मिलता है, कार्डियक टेम्पोनेट। सो 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, सो 4 इज रॉन्ग, सो आंसर इज C। नाउ मरमर को मैं आपको बहुत बार निमोनिक बता चुका हूँ कैसे याद करना है, मेरी पुरानी वीडियोस में मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप जरूर पढ़ लेना। ES में अगर आपकी मरमर याद करनी है तो एक निमोनिक आप याद कर लो, सिस्टोलिक क्रिसेंडो रेडिएट कैरोटिड, मतलब कैरोटिड की तरफ ये रेडिएट होता है। सिस्टोलिक साउंड है, क्रिसेंडो डिस्क्रिसेंडो पैटर्न होता है, एंड आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। ये लोकेशन आपसे पूछी जाती है, कहाँ पे रेडिएट होता है, कैरोटिड की तरफ। नाउ 25 में क्वेश्चन है, मरमर से आपको 100% है 1 to 2 MCQs आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, और मरमर से क्या, इतनी छोटी सी विंडो से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप देखो, अगर हम MS या MR की बात करें, फंडा समझ, यानी मिट्रल की अगर हम बात करें तो वो मरमर की लोकेशन होती है एपेक्स। ठीक है, हालांकि मैं आपको एक फंडा बता दूं, MR इज इक्वल टू VSD, दोनों की मरमर क्या होती है, पैन सिस्टोलिक, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, MR में क्या आता है, R मीन्स रेडिएट, किधर रेडिएट टू नेक। सो MR की मरमर रेडिएट करती, VSD की मरमर रेडिएट नहीं करती, बहुत बड़ी बात है। नाउ AS, अगर हम AS की बात करें तो कहीं ना कहीं ये राइट साइड ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस रहता है। ठीक, ट्राइकस्पिड की बात करें तो ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर के आसपास होती है, एंड अगर पल्मोनरी की बात करें तो पल्मोनरी एरिया को ये कवर कर। ठीक है, तो ये कोई बेसिक बात है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। एक तरह से ये क्वेश्चन इजी आपसे पूछा गया। सो MR की मरमर रेडिएट कर रही एक्सिला में, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। MS में आपको ओपनिंग स्नैप मिलता है, कई बार मैं बता चुका हूँ। ES में आपको रेडिएट करेगा कैरोटिड में, अभी मैंने आपको बताया था ना, ES की मरमर को कैसे याद करेंगे, सिस्टोलिक क्रिसेंडो रेडिएट कैरोटिड, ये आपको याद करना। नाउ TR मैंने आपको JVP में कई बार बताया कि इसमें कारवेलो साइन मिलता है, एंड TR इज इक्वल टू PVOX, एंड CV मर्ज हो जाती है, अभी मैंने आपको बताया था। नाउ PS एंड PR में आपको क्या रखना है, ग्रैहम स्टील मरमर, जो कि 16 में पूछी गई है, आपको जरूर याद कर। नाउ कम टू कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, सबको पता है मोस्ट कॉमन VSD होता है। साइनोटिक में अगर बात की जाए ओवरऑल तो टॉफ होता है, अगर डे 1 पे बात की जाए तो TG होता है, आफ्टर 1 ईयर बात की जाए तो टॉफ होता है। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो VSD है, दिस इज ओवरऑल, लेकिन अगर साइनोटिक की बात की जाए तो टॉफ है,
डे 1 पे TGA है एंड एट 1 ईयर टॉफ. नाउ दिस विंडो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. CHD कैन बी टू टाइप्स, ए साइनोटिक एंड साइनोटिक. ए साइनोटिक में आपको क्या मिलेगा? लेफ्ट टू राइट शन एंड ऑब्स्ट्रक्टिव. लेफ्ट टू राइट शन मींस AHD BHD PD. अभी हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, सब आपको समझ में आएगा. नॉट ए बिग डील. हालांकि अगर आप ये विंडो याद कर लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए. नाउ देखो, इससे हम एक बार एम्स में क्वेश्चन आया कि साइनोटिक हार्ट डिजीज है, देन पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ है, वाइड एंड फिक्स स्प्लिट S2 है, तो आंसर इज TAP. अगर यहाँ पर ही ए साइनोटिक डिजीज की बात करें तो ASD हो जाएगा. तो ये विंडो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है. विंडो मेरे पेज नंबर 283 पे दी गई है. जितनी बार भी इसको रट्टा मार लो आपके लिए बहुत अच्छा है. अब देखो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज होता है तो उसका नुकसान है. क्या है? क्योंकि वहां पर रिकरेंट लंग्स इन्फेक्शन होंगे एंड CVF में CHF में पेशेंट डेवलप हो सकता है. राइट नाउ रिवर्सल ऑफ शंट किस में देखने को मिलता है? एशर-मैंगन सिंड्रोम एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन. सीधे सीधे क्वेश्चन है, रट लो रट लो रट लो बस. नाउ लेफ्ट टू राइट किस में होता है? AHD VHD PDA. राइट टू लेफ्ट किस में होता है? जहाँ पे राइट टू लेफ्ट का मतलब साइनोसिस होगा पेशेंट को, यानी 5T ट्रंकस आर्टेरियोसिस, TGA, एट्रेजिया, टॉफ, TAPVC. ठीक, तो ये आपको मिलेगा. अब देखो, सारे क्वेश्चन पूछे गए, इनमें से भी 100% उम्मीद है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा. डेफिनेशन: सिंगल लार्ज ब्लड वेसल्स अराइज फ्रॉम द हार्ट राइट टू लेफ्ट शंट. सो आंसर इज TA. ठीक है. चाइल्ड प्रेजेंट विद द क्लबिंग ऑफ फिंगर्स टोज along with cyanosis worsen during the crying. रोने पे इंक्रीज हो रहा है, सबको पता है क्या है? टॉफ. नाउ एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया है इन बिटवीन पल्मोनरी वेन्स एंड राइट एट्रियम लीडिंग टू राइट टू लेफ्ट शंट. आंसर इज TAPVC. अभी हम इंडिविजुअल के बारे में भी डिफाइन करेंगे तो सबको समझ में एक एक चीज आएगी, बट ये रफ एक आइडिया है. नाउ ट्राइकस्पिड वॉल इज पुअरली डेवलप्ड. तो हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली ट्राइकस्पिड एट्रेजिया की बात कर रहे हैं. पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा आर स्विच. इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल सर्कुलेशन डेवलप हो गया है, मतलब TGA की बात कर रहे हैं. नाउ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल यानी राइट एट्रियम इज बिगर देन राइट वेंट्रिकल में एब्स्टीन एनोमली की हम बात कर. एक एक लाइन क्वेश्चन है, आपको याद जरूर होना चाहिए. हालांकि हम इंडिविजुअल हर एक फिनोमेना को पढ़ेंगे, बट फिर भी आप एक एक लाइन जरूर याद करो. शेप ऑफ हार्ट जरूर पढ़ लो. बॉक्स शेप मिलता है टॉफ में, एग ऑन स्टिंग अपडेट TGA में, फिगर ऑफ 3 मिलता है क्वार्कटेशन में. ठीक है. बॉक्स शेप हार्ट मिलता है एब्स्टीन में. बाई वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफिक ट्रंकस आर्टेरियोसम. सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं. सो ASD आर ऑफ टू टाइप. S मतलब सिकंडम. सो सिकंडम इज द मोस्ट कॉमन टाइप. ठीक है. नाउ फिटल सर्कुलेशन सबको पता है. 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है और एक वेन होती है. ठीक है. फीटस में लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं. जब बच्चा बाहर आता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तभी उसके लंग्स काम करते हैं. तब तक क्या काम करता है बच्चे में? 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 वेन. आर्टरी का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, वेन का काम है ऑक्सीजन. ये एक्सेप्शन है, सबको पता होगा. नाउ अब देखो क्वेश्चन क्या था, आर्टरी कहाँ से कहाँ जाती है. सो आपने याद किया होगा AFP सबको पता है क्या होता है. AFP होता है हार्मोन. सो AFP आर्टरी से फीटस जाएगा, फिर फीटस से आर्टरी कहाँ जाएगी? प्लेसेंटा. दिस इज द एरो जो आपको याद करने हैं. नाउ स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनती है. सो बच्चे में बेसिकली डक्टस आर्टेरियोसस होता है, डक्टस वेनोसस होता है, अम्बिलिकल वेन होती है एंड अम्बिलिकल आर्टरी होती है. अब ये क्या क्या कन्वर्ट होती है, हमें कैसे याद करना है? आप याद करो, जैसा मैंने हमेशा लिखा हुआ है, आई लव टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स थिंग्स इनटू सिंपल. अब मैं जो आपको फंडा बताने वाला हूँ उसके बाद आप कभी नहीं बोलो. सो आपको रिप्लेस करना है डक्टस टू लिगामेंटस. ठीक है, ऐसे आप रिप्लेस करो. सो डक्टस को आप कैसे रिप्लेस करोगे? लिगामेंट. नाउ डक्टस को रिप्लेस करो लिगामेंटस. ठीक, सिंपल फंडा हो गया. नाउ आपको याद करना है दिस वन, टीवी मींस लिगामेंटस टेरस. तो टेरिस कहाँ से आया? V से, V फॉर वेन. एंड मूला मतलब मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट कहाँ से आया? MULA. सो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट कहाँ से आया? A फॉर आर्टरी से आया. सो दिस इज बेसिक फंडा. जब आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं, जब ये एग्जाम में आते हैं तो आपको यही निमोनिक आपकी जान बचा सकते हैं. नाउ ASD मोस्ट कॉमन क्या होता है? S मीन्स सिकंडम इज द मोस्ट कॉमन ASD. ठीक है. सो ASD में आपको क्या क्या मिलेगा? S1 लाउड है, S2 वाइड एंड फिक्स है. ये सारे MCQs है. एक एक लाइन इस बुक में वही है जो MCQs है, बहुत काम आने वाली है. शंट मर्मर एब्सेंट है. नेवर एसोसिएटेड विद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और MI. ये 6 पॉइंट आप आंख बंद करके याद कर लो, आपसे जैसे भी याद हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है. नेवर लीड टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कौन करता है? फिर VHD करता है, इसलिए ये डिफरेंशियल मैंने फीचर लिखे हुए हैं. नेवर लीड टू CCF, नेवर लीड टू शंट मर्मर. मोस्ट कॉमन सेप्टम सिकंडम होता है.
सेप्टम प्राइमम होता है डाउन सिंड्रोम में, एंड पेशेंट इज यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। बहुत सारे पेशेंट को पता भी नहीं चलता तुम्हें एज। नाउ वीएसडी मोस्ट कॉमन होता है पेरी मेम्ब्रेनस, राइट। सो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, इट कैन लीड टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। VSD में S1 सॉफ्ट होता है एंड S2 वेरिएबल स्प्लिट ऑफ S2 आपको देखने को मिलेगी। पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था VSD में पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है एंड MR में भी सेम होता है, लेकिन MR की मर्मर रेडिएट करती है एंड VSD की मर्मर रेडिएट नहीं करती। यही बेसिक डिफरेंस है। नाउ पीडीए में एक चीज जरूर याद रखना, S2 का पैराडॉक्सिकल स्प्लिट मिलता है, कभी आपको नहीं भूलना है, एंड लेफ्ट टू राइट शंट मिलता है। सो बेसिकली लेफ्ट टू राइट शंट किस किस में मिलता है? ASD, VSD एंड पीडीए तीनों में मिलता है। नाउ TGA, अब मैं आपको जितना भी बताने वाला हूँ ये सब राइट टू लेफ्ट शंट वाला बताने वाला हूँ, मतलब साइनोसिस जिसमें आने वाली। सो TGA में क्या होता है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी थी वहां पे एओर्टा आ गया है, और जहां पे एओर्टा था वहां पे पल्मोनरी आर्टरी आ गई, ठीक है। यानी स्विच हो गई है, यानी पूरा सिस्टम ही स्विच हो गया है, मतलब एक तरह से पैरेलल सर्कुलेशन डेवलप हो गया है। तो इस तरह के पेशेंट में डिफरेंशियल साइनोसिस आपको देखने को मिलेगी। एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो VSD एसोसिएटेड विद मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सिंपल सी बात समझने वाली। नाउ एप्स्टीन एनोमली, इसमें क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट टू लेफ्ट शंट की ही हम अब बात करने वाले हैं। साइनोसिस आपको देखने को मिलेगा पेशेंट। एप्स्टीन एनोमली में क्या होता है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल इनटू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये राइट एट्रियम है एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पे हमारा ट्राइकस्पिड वॉल होता है, तो इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब ये यहाँ तक आ गया है। तो अल्टीमेटली जो राइट एट्रियम है ये काफी बड़ा हो गया है, एक तरह से राइट वेंट्रिकल से भी बड़ा हो चुका है। तो राइट एट्रियम इज बिगर देन राइट वेंट्रिकल। जब ऐसा होता है तो टॉल पी वेव मिलती है, क्योंकि पी वेव का मतलब क्या है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सबको पता है ECG में पी वेव का काम क्या है। तो टॉल पी वेव मीन्स हिमालयन पी वेव। इट इज एसोसिएटेड विद WPW syndrome, always remember. Now come to aortic dissection. पेशेंट जब भी आएगा कहेगा डॉक्टर साहब बहुत हाई सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन है, ठीक है। ऐसे पेशेंट में आपको हमेशा हाइपरटेंशन मिलेगा। सो मीडियल नेक्रोसिस, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस पेशेंट में देखने को मिलती है। एओर्टिक डैमेज टू एओर्टिक मीडिया ड्यू टू हाइपरटेंशन एंड डिजेनरेटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। एसिमेट्रिक बीपी एंड पल्स देखने को मिलती है। नाउ TAPVC का मतलब क्या था? एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है पल्मोनरी वेन्स एंड राइट एट्रियम। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं हमेशा राइट टू लेफ्ट शंट की बात कर रहा हूँ अभी, वो सारी प्रॉब्लम जिनमें साइनोसिस डेवलप हो रहा है। सो इसमें आपको फिगर ऑफ 8 या स्नोमैन देखने को मिलता है। नाउ कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, इंफीरियर रिब नॉचिंग वन ऑफ द कारण है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा का, यानी इसमें 3 वर्ड है, COA मतलब 3 वर्ड। सो साइन 3 साइन आपको मिलेगा, 3 लुक लाइक E, सो E साइन देखने को मिलेगा, फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। नाउ ट्रेटोलॉजी ऑफ फैलेट टॉफ, अभी एम्स जुलाई 24 में क्वेश्चन आया, कंपोनेंट ऑफ पर्वो of TOF. So answer is PERVO. P4 pulmonary stenosis, right ventricular hypertrophy, VSD overriding of aorta, ये आपको देखने को मिलता है। अगर पेंटार्ड की बात करें तो ASD इसमें ऐड हो गया है। बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर, नो कार्डियक एनलार्जमेंट, कार्डियोमेगैली नहीं होती। होता क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा, इसको पहचानते कैसे हैं कि जब भी बच्चा रोता है तो ज्यादा राइट टू लेफ्ट शंट होता है, ठीक है। ज्यादा साइनोसिस, जितना बच्चा रोएगा उतना साइनोसिस डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि उतना राइट टू लेफ्ट शंट बनेगा, उतना साइनोसिस होगा, मोर इनफंडिबुलम स्पाज्म होगा। इसलिए ऐसे पेशेंट को बोलते हैं ओके BPM, ये इसका ट्रीटमेंट है। O4 100% ऑक्सीजन, K4 नी चेस्ट पोजीशन में रखेंगे, बाइकार्बोनेट, बीटा ब्लॉकर, फिनाइलेफ्रिन एंड मॉर्फिन, दीज आर द ट्रीटमेंट फॉर टॉफ। नाउ कुछ सर्जरी भी करनी होती है, शंट सर्जरी जिसे बोलते हैं। कैसे याद करेंगे? BPW मतलब बेलॉक पॉट वाटरसन, 3 शंट हो गए। सबको पल्मोनरी से जोड़ना है। किसे जोड़ना है? SDA को। SDA को हम सफदरजंग के पास में सफदरजंग डेवलपमेंटल अथॉरिटी बोलते हैं, एक एरिया, इसलिए मुझे याद है। तो आपको याद करना है बेलॉक वाटरसन एंड बेलॉक पॉट वाटरसन, इस तरह से लिखो एंड सामने लिख दो SDA। So S for subclavian descending and ascending aorta. Now नाडा क्राइटेरिया, एम्स में और UPSC CMS में ये क्राइटेरिया कई बार रिपीट हो चुके हैं। ऑलवेज रिमेंबर, डायस्टोलिक मर्मर ज्यादा खतरनाक है रेदर देन सिस्टोलिक। तो मेजर क्राइटेरिया में डायस्टोलिक मर्मर आ गया
एंड सिस्टोलिक मर्मर अगर ग्रेड 3 से ज्यादा है तो, अगर ग्रेड 3 से कम है तो माइनर क्राइटेरिया में आएगा। नाउ एएस, जैसे मैंने आपसे कहा एएस सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के टाइम में। क्यों है? क्योंकि एएस में आपको ट्रायड मिलता है, SAD, सिनकोप, एंजाइना एंड डिस्निया। क्यों मिलता है? क्योंकि होता क्या है, एओर्टिक स्टेनोसिस हो गई है, मतलब एओर्टा से ब्लड बाहर नहीं जा पा रहा है। अगर बाहर नहीं जा पा रहा है तो आफ्टर लोड विल इंक्रीज, हार्ट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है टू पंप ब्लड, ठीक है। सो नीड मोर ऑक्सीजन, सो इट लीड टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड लो कार्डियक आउटपुट, ऑब्वियसली। इसलिए पेशेंट को एसएडी ट्रायड मिलता है। कैसे याद करेंगे इसकी मर्मर को? सिस्टोलिक, क्रिसेंडो, डिस्क्रिसेंडो, रेडिएट, कैरोटिड। ऑलरेडी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आपको देखने को मिलता है। नाउ अगेन, जैसा मैंने आपसे कहा था, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है 100% इस विंडो से आपके पास क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा HOCM, MVP एंड AS, इन तीनों की मर्मर से क्वेश्चन जरूर बनता है। अभी तक मैंने आपसे कहा था HOCM एंड MVP, इसमें क्या होता है? वास्ट इंक्रीज, स्क्वेटिंग डिक्रीज एंड हैंड ग्रिप GRIP डिक्रीज। तो MVP में भी सेम है, वास्ट इंक्रीज, स्क्वेटिंग डिक्रीज एंड बट ग्रिप विल इंक्रीज, ठीक है। ये मैंने अभी तक आपको बताया था। नाउ एएस में क्या हो रहा है? एएस में आपको सिर्फ इतना याद करना है, ASQ विल इंक्रीज। ASQ मतलब एमिल नाइट्रेट एंड SQ मींस स्क्वेटिंग। इन दोनों में ही मर्मर इंक्रीज हो रही, रेस्ट जितना भी है सब में मर्मर डिक्रीज हो रही। दिस इज द फंडा जो कि मैंने खुद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बनाए हैं। आपसे गलती नहीं हो सकती, एग्जाम में आप जरूर गलती करोगे। तो कहने का मतलब यह है, MVP इज ओनली द प्रॉब्लम जिसमें हैंड ग्रिप में मर्मर इंक्रीज हो रही है। सो अगर किसी क्वेश्चन में आया कि बताओ हैंड ग्रिप में मर्मर इंक्रीज हुई है, तो बिना देखे आप MVP क्लिक कर सकते हो। नाउ इसके बाद में मुझे नहीं लगता आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। नाउ WPW सिंड्रोम, शॉर्ट PR, वाइट क्यूरस, डेल्टा वेव, डेल्टा वेव, डेल्टा वेव, डेल्टा वेव, कभी मत बोलना डेल्टा वेव। नाउ एथलीट हार्ट सिंड्रोम, बिल्कुल सही है, ये कोई डिजीज नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद में एथलीट हार्ट सिंड्रोम डेवलप होता है, ठीक है, जिसमें कि साइनस ब्रेडिकार्डिया मिलता है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी हार्ट बीट 40 है, 45, उन्होंने इतनी मेहनत कर ली कि उनको कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो गई है, ब्रेडिकार्डिया रहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज है, वेगल टोन भी इंक्रीज है, सब कुछ नॉर्मल है। सिर्फ देखने में ही, कहने के लिए उनको कार्डियोमेगाली है, बट एक्चुअली है नहीं। नाउ डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, इसमें आपको सारी तरह की एरिथमिया देखने को मिलेंगे, सारी तरह की बीट देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट एट्रियल फ्लटर आपको नहीं मिलेगा। नाउ दीज आर द ECG साइन, पेज नंबर 292। डिग इट, डाउन स्लोपिंग ऑफ ST सेगमेंट, इन्वर्टेड T वेव। सो ये निमोनिक आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको मेन चीजें बताना चाह रहा हूँ। सो इसमें है एट्रियल फ्लटर नहीं मिलेगा, बाकी आपको सब देखने को मिलेंगे। सो हीमोलिसिस कहाँ पे करते हैं एंड कहाँ पे नहीं करते, ये अभी भी रिसेंटली भी क्वेश्चन इस विंडो से आया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो हीमोडिलिसिस इज नॉट यूजफुल। कहाँ पे यूजफुल है? बोस डीके में। बोस मतलब बेंजोडाइजिपिन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, डिजॉक्सिन एंड केरोसिन, इसमें ये यूजफुल नहीं है। कहाँ पर है? इनमें है, ठीक। सो नाउ कम टू ECG मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी एक वीडियो में बनाया है, आप जरूर उस ECG को पढ़ो, क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। हर एक लाइन इस बुक में जो भी दिया हुआ है पेज नंबर 294 पे, एवरी लाइन इज क्वेश्चन, एवरी लाइन इज क्वेश्चन। सो QRS, T, TR, ST सेगमेंट, एवरी लाइन इज ए क्वेश्चन। नाउ एट्रियल फ्लटर शॉर्ट टूथ वेव कहाँ पे मिलती? लीड टू 3 AVF, जरूर आप याद कर लेना, आपके काम जरूर आएगा। नाउ सम डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ECG। प्रोलॉन्ग प्रोग्रेसिव PR इंटरवल बाय ड्रॉप बीट, इसका मतलब सेकंड डिग्री में टाइप 1 की बात कर रहे हैं। हार्ट ब्लॉक भी मैंने अपनी वीडियो में ECG का बनाया हुआ, लिंक मैं आपको दूंगा, जरूर आप उस वीडियो को देखना, आप ECG के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टूथ वेव किसमें मिल रही? फ्लटर में। ST सेगमेंट एलिवेशन 2-3 AVF मतलब इंफीरियर वॉल MI, ध्यान रखना। ST सेगमेंट एलिवेशन, मैं आपको MI के बारे में बता ही दूं। MI बेसिकली ST एलिवेशन अगर आपको मिल रहा है कहाँ पे? V1 to V4, तो एंटीरियर वॉल MI है, ध्यान रखना कहाँ है? एंटीरियर वॉल MI। अगर 2-3 AVF में अगर आपको मिल रहा है, 2-3 AVF में अगर आपको मिल रहा है, तो समझ जाओ इंफीरियर वॉल MI है। अगर V1 V2 में मिल रहा है तो पोस्टीरियर वॉल MI, ठीक है। अगर नॉन ST एलिवेशन में क्या होता है? ST डिप्रेशन होता है और T वेव इन्वर्जन होता है। तो आपको MI पहचानना जरूर आना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाओ वाओ वाओ। हाइपरकैलेमिया 4 to 5 टाइम्स 2 साल में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाइपरकैलेमिया। इसमें क्या है? हाइपरकैलेमिया हाइपो, इसमें क्या है? पुल हो जाता है। पुल का मतलब है टॉल T वेव आपको देखने को मिलेगी, ठीक।
इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैंने अपनी वीडियो में बनाई हुई, मैं इसको फर्दर नहीं बताना चाह रहा, मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। सो 25 में क्वेश्चन आया, मोस्ट कॉमनली सीन इन द पेशेंट विद हाइपोकैलीमिया। सो हाइपोकैलीमिया में यू वेव्स मिलती, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व करोगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी थोड़ा एडवांसमेंट हो गया इस टॉपिक में। देखो हम जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना हाइपरकैलीमिया का, तो मैनेजमेंट क्या है हाइपरकैलीमिया का, कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंसुलिन, इपिनेफ्रिन, बाइकार्बोनेट, साल्बुटामोल एंड हीमोडायलिसिस। इसको ऐसे याद करने की बजाय आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब मैं कैसे याद कराऊंगा आपको, C4C मतलब कैल्शियम ग्लूकोनेट हम दे रहे हैं 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे हैं फॉर मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन या मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन। पहली बात मतलब मैकेनिज्म मैं आपको याद करा रहा हूँ। नाउ IBS, क्योंकि हाइपरकैलीमिया है तो मेरा काम है मैं पोटेशियम को शिफ्ट कर दूं, कहां पर, इनसाइड द सेल, ये मेरा काम। तो कैसे शिफ्ट होगा, IBS से। I फॉर इंसुलिन, B फॉर बीटा ब्लॉकर, बीटा एगोनिस्ट मतलब साल्बुटामोल, एंड S मतलब सोडियम बाइकार्ब। तो IBS का फुल फॉर्म इतना हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर ध्यान से पढ़ना, मिस मत करना आप इसे। C4 कार्डियक प्रोटेक्शन, IBS मींस शिफ्ट पोटेशियम इनसाइड बाय IBS, इंसुलिन, बीटा एगोनिस्ट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। और जैसे डायूरेटिक है, डायलिसिस है, ऑक्सलेट है, ये क्या करते हैं, टोटल बॉडी को ही मतलब पूरा पोटेशियम को बॉडी से रिमूव करते हैं। डायूरेटिक क्या करेगा, पूरा पोटेशियम को रिमूव करेगा। तो ये 3 मेथड हो गए। एक तो इमीडिएट के लिए हम क्या करते हैं, हमारा काम है किसी तरह हार्ट वॉल को प्रोटेक्ट करना, जो कि हम कैल्शियम से कर रहे हैं। सेकेंड हम शिफ्ट करेंगे IBS के थ्रू, एंड बाद में हम लोग टोटल पोटेशियम रिमूवल करेंगे। सो अगेन हम चलते हैं 25 में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सीवियर हाइपरकैलीमिया। सो बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, यस। पॉलिस्टीरीन यूज करते हैं, यस। ग्लूकोनेट यूज करते हैं, यस। क्या नहीं यूज करते, कैल्सीटोनिन का कोई मतलब नहीं है। नाउ अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 110, पेज नंबर 299, IV कैल्शियम is given to enhance cellular uptake of potassium. This is wrong. कैल्शियम का काम क्या है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन या मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, कैल्शियम देते हैं और उसका काम अलग है। नाउ बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट मतलब साल्बुटामोल आर यूज्ड टू स्टेबलाइज सेल, नो। साल्बुटामोल का काम तो IBS है, IBS का काम है शिफ्ट करना पोटेशियम, ना कि मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना। नाउ 3, रेगुलर इंसुलिन गिवन IV एनहांस सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम, बिल्कुल सही, क्योंकि IBS का काम है शिफ्ट करना पोटेशियम को, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ सोडियम पॉलिस्टीरीन सल्फेट एनहांस total body potassium elimination, yes this is correct. So 3 and 4 is correct. Now QT interval, देखो दोस्तों, शॉर्ट QT एंड लॉन्ग QT। जब मैंने आपको ECG बताया था उसमें मैंने आपको बताया था बिगनिंग ऑफ Q से एंड ऑफ T को हम QT इंटरवल बोलते हैं। आप इसको भूलना मत, ये एग्जाम में पूछा जाता है QT इंटरवल कहाँ से कहाँ तक। जो PR इंटरवल होता है वो बिगनिंग ऑफ P से बिगनिंग ऑफ Q तक होता है, बिगनिंग 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 बिगनिंग, लेकिन यहाँ पे बिगनिंग से एंड तक हो रहा है। ECG वाली वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। नाउ लॉन्ग QT के तो बहुत सारे एग्जाम्पल, आप परेशान हो जाओगे याद करते, तो हम शॉर्ट को याद करते हैं भाई। तो इसमें हम कैसे याद करेंगे, इसमें आपको याद करना है शॉर्ट टेम्पर, शॉर्ट मतलब शॉर्ट QT। शॉर्ट टेम्पर लोगों को कैल्शियम एंड विटामिन D दे दो तो शॉर्ट टेम्पर मतलब हाइपरथर्मिया, उन्हें गुस्सा ज्यादा आता है। कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया है ना। विटामिन D मतलब वेगल स्टिमुलेशन, D फॉर डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, ये आप याद करो। तो ये निमोनिक है शॉर्ट QT इंटरवल का। ST सेगमेंट, वाओ ST सेगमेंट, हाइपरकैलिमिया में आपको मिलता है एलिवेशन, हाइपो में आपको डिप्रेशन मिलता है, पहले से पता है। नाउ फंडा क्या याद करना, MBA। आज मैं आपको सारे अच्छी बात बताऊंगा, आप नहीं भूलोगे। MBA यानी MBA में आपको क्या मिलता है, ST एलिवेशन। अब देखो कैसे याद करेंगे, ये कंफ्यूजन होता है। सो ST सेगमेंट विद कॉन्वेक्सिटी, वेक्सिटी मतलब MIX, मिक्स कर दो आप, ठीक है। सो MIX यानी अगर कॉन्वेक्सिटी आपको मिल रही है तो MI है, अगर कॉन्केविटी CA एंड कार्डाइटिस में भी CA है। अगर CA मैच हो रहा है तो समझ जाओ क्या है, आंसर इज एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, कोव या सेडलबैक या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक वाले आपको सिम्टम मिल रहे तो ब्रूगाडा सिंड्रोम इज द आंसर। नाउ उम्मीद है मुझे ब्लड वेसल इन्वॉल्वमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा, इंफीरियर वॉल अगर MI है पेशेंट को तो ऑलवेज रिमेंबर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन वाले सिम्टम मिलते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस IV फ्लूइड होता है। अभी हम सॉल्व करें। नाउ एरिथमियाज, एरिथमिया में मैंने ECG में सारे एरिथमियाज आपको कवर किए हुए हैं विद ECG। इससे ज्यादा आसान ECG
नहीं हो सकता, तो आप जरूर मेरी ईसीजी वाली वीडियो देखो। नाउ एट्रियल फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन का मतलब क्या है कि इफेक्टिव एट्रियल सिस्टोल नहीं हुआ, सो एब्सेंट पी वेव, एब्सेंट एस वेव, एब्सेंट ए वेव, ये सारी वेव आपको एब्सेंट मिलेगी। एट्रियल फिब्रिलेशन में 6 पॉइंट याद कर लो, दीज आर एमसीक्यू, एब्सेंट ए वेव, एब्सेंट पी वेव, एब्सेंट S4, क्योंकि तीनों क्यों है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है तो जेवीपी में ए वेव एब्सेंट, ईसीजी में पी वेव एब्सेंट, एंड हार्ट साउंड में S4 हार्ट साउंड एब्सेंट। इर्रेगुलर पल्स, वैसे ये सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, इर्रेगुलर आरआर इंटरवल, एंड इट कैन लीड टू थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एएफ में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के। रेस इज द निमोनिक, ट्रीटमेंट के लिए आप याद कर लेना, ठीक है। नाउ कम टू फ्लटर में सॉ टूथ री एंट्री सर्किट बन जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, री एंट्री मतलब एट्रम में ऐसे घूमता रहता है, यानी री एंट्री सर्किट बन जाता है, सॉ टूथ अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। नाउ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आप जरूर पढ़ लेना। वीटी एंड पीएसवीटी में क्या बेसिक डिफरेंस है, पीएसवीटी नैरो कॉम्प्लेक्स होता है एंड एडिनोसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। क्वेश्चन अभी 25 में यही पूछा गया, अब मत पूछना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सीएमएस वालों से कि बार बार पूछना बंद करो, एडिनोसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस, यस है। नाउ कम टू वीटी को कैसे याद करेंगे, इसमें फ्यूजर बीट, कैप्चर बीट, एवी डिसोसिएशन देखने को मिलता है। ऑलरेडी ईसीजी वाली वीडियो में मैंने सारे रिदमिया कवर किए हुए हैं। नाउ सीपीआर, सो शॉकेबल रिदम एंड नॉन शॉकेबल को याद करेंगे APE, एसिस्टोल पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन, APE कह के आप याद कर लो। नाउ शॉकेबल में VTVF, ठीक है। कहने का मतलब ये, हम इसमें डिफिब्रिलेटर यूज कर सकते हैं, शॉकेबल का मतलब ये हुआ, ठीक। और ADR को 1 ग्राम पूछते हैं क्वेश्चंस के, ADR कितना दे सकते हैं, तो 1:10,000 के डायल्यूशन में दे सकते हैं। अगर उससे भी काम नहीं चलता तो फिर बाद में अम्योडारोन दे दो, एंड उसके बाद में लिग्नोकेन भी दे सकते हैं। अम्योडारोन का कोई यूज नहीं है नॉन शॉकेबल रिदम, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नाउ देखो कैसे हम सीपीआर कैसे करेंगे, मिनिमम 2 इंच या 5 सेंटीमीटर हमें पुश करना है, 30:2 का रेशियो होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन सबको पता आती है। अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2 का रेशियो होना, ठीक है। नाउ एंजाइना, स्टेबल, अनस्टेबल एंड प्रिंजिमेटल, कैसे याद करेंगे, स्टेबल मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जब पेशेंट चलेगा तभी प्रॉब्लम आएगी, ठीक। इसमें रेस्ट पे प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें भी रेस्ट पे हो रहा है, कैसे पहचानेंगे, देखो एक सबसे सिमिलरिटी तीनों में क्या है, नो एलिवेशन ऑफ कार्डियक मार्कर, नो एलिवेशन ऑफ कार्डियक मार्कर, नो एलिवेशन ऑफ कार्डियक मार्कर, तीनों में कार्डियक मार्कर एलिवेट नहीं होते हैं। लेकिन अनस्टेबल में एसटी डिप्रेशन मिलेगा एंड प्रिंज मेटल में एसटी एलिवेशन आपको देखने को, ऐसे आप पहचान सकते हो। प्रिंज मेटल में कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म होता है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। नाउ कम टू एमआई का टाइप, एसटी एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन। एसटी एलिवेशन में हमेशा याद रखना क्या करते हैं, थ्रोम्बोलिसिस। यहाँ पे थ्रोम्बोलिसिस नहीं करते, क्यों नहीं करते हम अभी जानते हैं क्यों नहीं करते, क्योंकि जो नॉन एसटी एलिवेशन है इसमें कंप्लीट कोरोनरी ओक्लूजन नहीं होता। जब कंप्लीट नहीं हुआ तो थ्रोम्बोलिसिस का हमें बेनिफिट मिलने की बजाय कई बार रिस्क होता है कि ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए। जब भी कोई चीज ऐसी, अगर जब मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ब्रेन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है किसी पेशेंट को, पेशेंट इमरजेंसी में आया, तो हम पहले पेशेंट का सीटी करते हैं, सीटी में देखते हैं इस्चेमिक इंजरी है या हेमरेजिक है, ठीक। अगर इस्चेमिक है तभी हम थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, अगर हेमरेजिक है तो थ्रोम्बोलिसिस नहीं करते, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थ्रोम्बोलिसिस का 2 ही बार कंफ्यूजन होता है, एक तो ब्रेन इंजरी में और एक हार्ट वाले में। तो हार्ट वाले में मैंने आपको बता दिया कि हम एसटी एलिवेशन में थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, नॉन एसटी एलिवेशन में थ्रोम्बोलिसिस नहीं करते। थ्रोम्बोलिसिस होता क्या है, हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल-टेप्लेज, टेनेक्टेप्लेज देना होता है। इनके भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर किसी पेशेंट को ब्रेन प्रॉब्लम है, रेज आईसीटी है, ब्रेन ट्यूमर है, तो उस केस में थ्रोम्बोलिसिस नहीं करते हैं, राइट। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एमआई होते हैं कई तरीके के होते हैं, अगर इंफीरियर वॉल एमआई है तो उसमें ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। कैसे पहचानते हैं, एसटी एलिवेशन इज 2-3 AVF, ठीक है। अगर V1 V4 में एसटी एलिवेशन मिल रहा है तो वो एंटीरियर एमआई है, ठीक है। इंफीरियर एमआई मतलब एसटी एलिवेशन इज 2-3 AVF। तो ऐसे पेशेंट में आपको क्या देना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या याद करना, बैक ट्रायड, मफल हार्ट साउंड, हाइपोटेंशन, रेज जेवीपी जरूर याद कर लेना, कोई ऑप्शन नहीं है ना याद करने का। नाउ कम टू हाइपरटेंशन। देखो यंग पेशेंट में हमेशा ए बी देते हैं, ठीक है, और ओल्ड पेशेंट में सी बी देते हैं, सी डी। यानी यंग पेशेंट में क्या दोगे, एस या बीटा ब्लॉकर, और ओल्ड पेशेंट में सीसीबी या डाययूरेटिक देते हैं। फंडा याद आप कर लो। सो एस इनहिबिटर कहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर किसी पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी में ड्रग ऑफ चॉइस होती है, या डायबिटीज है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, डायबिटीज विद हाइपरटेंशन है, तो ऑलवेज गिव
एस या AR। बीटा ब्लॉकर कब देंगे? अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है, एंजाइटी है, ट्रेमर है, माइग्रेन है। अल्फा ब्लॉकर BPH में देंगे, ठीक है। थियाजाइड कब देंगे? अगर किसी पेशेंट को CKD के साथ में इडीमा है, ठीक। 2 क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे गए हैं कि बीटा ब्लॉकर कभी नहीं देना चाहिए एस्थेमेटिक पेशेंट को। ओके, ठीक है। एस शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात है, नहीं देना चाहिए। नाउ अगेन